8th चैप्टर जर्नल करवाने लगा हूँ मैं, ठीक है। पहली बात, जर्नल हमारा सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंट्स का, ठीक है। जब भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोई भी रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जर्नल में की जाती है, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड करते हैं हम बेसिस ऑफ एविडेंस, कोई प्रूफ होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि बिज़नेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई है और उसको हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो बुक्स होती हैं अकाउंट्स की उसे जर्नल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ देयर अक्रेंस, जो चीज़ पहले हुई है पहले रिकॉर्ड कर दो, जो चीज़ बाद में हो रही है बाद में रिकॉर्ड कर दो, सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। जर्नल को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहीं रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ पे सारे हमारे रूल्स लगेंगे डेबिट एंड क्रेडिट वाले, मतलब किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, ठीक है। हमारा अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कोई ना कोई चीज़ डेबिट ज़रूर होती है और कोई ना कोई चीज़ क्रेडिट ज़रूर होती है। और जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं उनकी वैल्यूज़ ऑलवेज़ इक्वल होती हैं सिंगल ट्रांजैक्शन में, सिंगल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो लेजर को उसके बाद ये जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं हम इसे लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उसे पोस्टिंग कहते हैं। और लेजर हमारी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है इसमें से। जर्नल लेजर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो। क्लियर है, ठीक यस है। सर। अब जर्नल आप सिंगल भी बना सकते हो और अलग अलग ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीजन भी कर सकते हो जर्नल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंगल ट्रांजैक्शन सिंगल जर्नल पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी की स्टडी करेंगे। डेफिनेशंस दे रखी हैं 8.2 पेज पे, जर्नल की रीड आउट कर लेना। बता दिया मैंने आपको क्या होता है। डे बुक भी कहते हैं जर्नल को, क्योंकि डेली बेस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है। और जो चीज़ रिकॉर्ड होती है एंट्री, उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। और जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने को, जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने को पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है जर्नल के, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बनाता है, मतलब सीक्वेंस वाइज डेट वाइज रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करता है, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, कितनी वैल्यू से हो रहा है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग का बेस यही है, अगर जर्नल नहीं बनाओगे तो लेजर नहीं बना सकते आप। सबसे पहले जर्नल बनेगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, फिर लेजर में पोस्ट करोगे, ठीक है। जर्नल के फीचर्स दे रखे हैं, डे टू डे होती है, ओरिजिनल एंट्री की है, सबसे पहले यही रिकॉर्ड होती है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स फॉलो होते हैं। नरेशंस जर्नल में लिखी जाती हैं जो हर एक एंट्री की डिस्क्रिप्शन देती है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल बताती है हर एक ट्रांजैक्शन की, और जो जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल एंट्री, और जो प्रोसेस होता है उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। एडवांटेजेस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा देती है, एरर्स की पॉसिबिलिटी कम करती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ था, ठीक है। एंड लेजर पोस्टिंग में हेल्प करती है, और एरर्स ढूंढने में भी हेल्प करती है जर्नली। जर्नल की लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, कैश बैलेंस एकदम से पता नहीं लगता, और लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब अगर हम कहें कि जर्नल बना लेते लेजर रहने दो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब जर्नल का फॉर्मेट समझो, 8.3 पेज पे है। बुक्स है ना सबके पास, ओपन कर लेना, ठीक है। पुरानी बुक्स पे भी होगा जर्नल का फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमारे 5 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम होगा डेट, जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। थर्ड कॉलम इज़ एल एफ, लेजर फोलियो कहते हैं इसे। लेजर फोलियो वो पेज नंबर है, पेज नंबर है जिस पे हम ये ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे लेजर बुक्स में, ठीक है। लेजर फोलियो में वो पेज नंबर लिखा जाता है जिसमें जो भी अकाउंट्स हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे लेजर की बुक में,
जिस भी पेज पे करेंगे, एक बुक से दूसरी पेज पे लिंक किया जाता है कि हाँ भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये पेज नंबर इस पे रिकॉर्ड की गई है लेजर के। फिर हमारे दो कॉलम्स बनते हैं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट हमारा एक कॉलम है जिसमें हम डेबिट वाली एंट्रीज़ के आगे डेबिट वाली अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम के आगे क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। ऊपर वर्ड जर्नल लिखना ज़रूरी है, कैपिटल में लिख दो या वैसे भी लिख सकते हो। और जिस पर्सन की या जिस बिज़नेस की बुक्स बना रहे हो अकाउंट्स की, ठीक है, जिस पर्सन या जिस बिज़नेस की बुक्स बना रहे हो अकाउंट्स की, उसका नेम ज़रूर आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स ऑफ राम, बुक्स ऑफ, ठीक है, कोई भी शॉप का नेम ले लो आप, इस तरह से। कॉलम्स इसी इसी तरह से इसी सीक्वेंस में बनेंगे, डेट, फिर पर्टिकुलर सेकंड कॉलम, फिर एलएफ थर्ड कॉलम, फिर डेबिट अमाउंट फोर्थ कॉलम, फिर क्रेडिट अमाउंट फिफ्थ कॉलम। साइज़ भी इतने ही होते हैं, डेट का छोटा होता है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट का अमाउंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें 5 to 6 डिजिट्स ऑफ नंबर्स आ जाए। एलएफ का कॉलम बिल्कुल पतला सा होता है बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, रियल लाइफ में यूज़ होता है तो वहाँ पे भी सिर्फ पेज नंबर ही लिखना होता है अपने। और पर्टिकुलर्स अच्छे से डिटेल बड़ा बड़ा कॉलम होना चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि सारी डेबिट वाले अकाउंट, क्रेडिट वाले अकाउंट, ठीक है, नरेशन सब कुछ इसी में लिखी जाती है। किसी को डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी नवनीत, जैस्मीन, ईशान? यस सर। ठीक है। अब देखो जर्नलाइजिंग में स्टेप्स क्या होते हैं। पहले हमें ये देखना होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू पता करना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। पता कैसे लगता है? अगर बिज़नेस में से मनी, कोई गुड्स सामान, कोई सर्विसेज, कोई किसी को काम दे रहे हो, बिज़नेस में से आ या जा रहा है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू, कितनी मनी वैल्यू की ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है। फिर कौन कौन से लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नेम ऑफ अकाउंट्स। फिर वो अकाउंट्स डेबिट करने या क्रेडिट करने या रूल्स लगाओगे उस पर। ठीक है। उसके बाद अच्छे से रिकॉर्डिंग करोगे। तो अगर आपको अच्छे से अकाउंट्स सीखना है तो आप स्टार्टिंग में रूल्स के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग आराम आराम से करोगे। ठीक है। रूल्स लगाने के लिए आपके पास दो क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आपको ये पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट कौन सा है, रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है। फिर रूल लग जाता है रिसीवर डेबिट करते हैं, गिवर क्रेडिट करते हैं। जिसको कुछ रिसीव हो रहा है वो डेबिट, जो कुछ दे रहा है गिवर क्रेडिट। ठीक है। अगर रियल अकाउंट है तो रूल लगेगा जो भी कुछ आ रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट, और जो भी बिज़नेस से बाहर जा रहा है क्रेडिट। ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है अकाउंट पर्सनल है रूल आप रियल वाला लगा रहे हो। ठीक है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल का रूल, अगर रियल अकाउंट है तो रियल का रूल, अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल वाले रूल। उसी तरह मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। 5 टाइप्स हमारे पास, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। बढ़ती हैं तो इंक्रीज़ में डेबिट होती हैं एसेट और एक्सपेंस, और डिक्रीज़ में क्रेडिट होते हैं एसेट एक्सपेंस। बाकी लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ते हैं तो, ठीक है, इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट। सबसे पहले हम डेट रिकॉर्ड करते हैं। डेट में सबसे पहले ईयर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर मंथ, फिर टाइम डेट, क्योंकि ईयर तो वही रहता है सारी ट्रांजैक्शंस के लिए, मंथ भी ऑलमोस्ट मंथली ट्रांजैक्शंस के लिए वही रहता है। मोस्टली चेंजेस क्या होते हैं डेट्स में, तो हम ईयर और मंथ एक बार लिख के डेट्स लिखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस होता है। फिर पर्टिकुलर्स कॉलम में कुछ अकाउंट डेबिट होंगे, कुछ अकाउंट क्रेडिट होंगे। जो अकाउंट डेबिट होंगे वो बिल्कुल लाइन के साथ होने चाहिए, जो डेट वाली लाइन है उसके बिल्कुल साथ। 8.4 पे सबसे लास्ट में टेबल बना है वो देखो। ठीक है। डेबिट वाली जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल लाइन के साथ होने चाहिए। उसके सामने डेबिट वर्ड लिखना ज़रूरी है जो कि ऑपोजिट लाइन के साथ होगा। डेबिट वर्ड मतलब डी आर लिखना ज़रूरी है डॉट पाके। फिर
नेक्स्ट लाइन में जो भी क्रेडिट वाले अकाउंट होंगे उन्हें क्रेडिट नहीं लिखना होता, स्पेस छोड़नी होती है पहली लाइन से थोड़ी सी, और उनके आगे टू लगाना कंपलसरी है। जो अकाउंट्स क्रेडिट करने हैं उनके आगे टू लगाना कंपलसरी है, ठीक है। नीचे नरेशन लिखी जाती है ब्रीफ में, छोटी सी नरेशन होती है, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी जर्नल एंट्री होती है एक तरह से वही लिखी जाती है, ताकि क्लैरिटी रहे कि क्या हुआ था इस दिन, ताकि क्लैरिटी रहे क्या हुआ था इस दिन या इस ट्रांजैक्शन क्यों हुई थी ये, ठीक है। फिर डेबिट अमाउंट डेबिट वाले अकाउंट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में, आपस में मिक्स नहीं करने हैं, ध्यान में रखना ये, ठीक है। डेबिट अकाउंट के आगे ही डेबिट कॉलम में अमाउंट डालोगे, क्रेडिट अकाउंट के आगे ही क्रेडिट कॉलम में अमाउंट डालोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एलएफ में यहाँ पे पेज नंबर लिखे हैं, पेज नंबर का अकॉर्डिंग क्या है एलएफ में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन है हमारा टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। हर एक पेज के एंड पे जर्नल का टोटल किया जाता है, डेबिट साइड का टोटल अलग, क्रेडिट साइड का अलग, ठीक है। उस वैल्यू को अगले पेज पे फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज़ करो यही पेज है हमारा, मैंने पूरा पेज भर दिया ट्रांजैक्शन से, लास्ट में एक लाइन बच जाएगी, उसमें मैं लिखूँगा टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, और सारी ट्रांजैक्शंस का डेबिट का कॉलम का टोटल अलग, क्रेडिट का अलग, ठीक है। और जब अगले पेज पे जाऊंगा तो सबसे पहली जो लाइन होगी वो पिछले पेज का टोटल आगे लेके आएगी, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। क्लियर है? यस सर। ठीक यस है। सर। तो ये फॉलो चलता रहता है, स्टेप्स चलते रहते हैं ये एंड तक, जर्नल बुक्स की एंड तक चलता रहता है डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर डिटर्मिनिंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है, उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, समझ लो। पहला स्टेप, अगर किसी ट्रांजैक्शन में सिंपली लिखा है सेल्स परचेजेस, ठीक है, सोल्ड परचेज्ड, किसी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं लिखा कि कैश में किया, कुछ नहीं लिखा कि क्रेडिट में किया, तो हमेशा मान के चलना है कि जो ट्रांजैक्शन है वॉज कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कैश आया या कैश गया। अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, ना सेल्स, ना आपको बता रखा है कैश ट्रांजैक्शन है, ना बता रखा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ना ही किसी पर्सन का नेम दिया हुआ है, तो आपने कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करना है। और अगर वर्ड कैश नहीं लिखा और पर्सन का नेम दिया हुआ है, कैश वर्ड नहीं लिखा और पर्सन का नेम दिया हुआ है, तो आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलना है। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। सर। उसके बाद अगर पर्सन का नेम नहीं दिया बट वर्ड दिया है क्रेडिट, वर्ड दिया है क्रेडिट, तब भी आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही एज्यूम करना है, तब भी आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही एज्यूम करना है, ठीक है। उसके बाद अगर वर्ड लिखा है, पर्सन का नेम भी लिखा हुआ है और क्रेडिट भी लिखा है, तो डेफिनेटली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। पर्सन का नेम लिखा है और कैश वर्ड लिखा हुआ है तो डेफिनेटली कैश ट्रांजैक्शन होगी। हमें ये पता होना चाहिए कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है और क्रेडिट कौन सी है, ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। 8.5 पे ये टेबल में फोर्थ पॉइंट देखो, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस अकाउंट का नेम दे रखा है कि कोई खर्चा हुआ था उसका नाम दे रखा है, और साथ में पर्सन का नाम दे रखा है जो पेमेंट कर रहा है या करेगा, ठीक है, तो हमने पर्सन का नेम कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ एक्सपेंस का नेम कंसीडर करना है, ठीक है।
और अगर ये लिखा है कि किसी पर्सन ने अपने अकाउंट पे पैसे दिए हैं या उसको हमने उसके अकाउंट पे पैसे दिए हैं, मतलब क्या आता है, किसी पर्सन का हमारी बुक्स में खाता चल रहा था, उसके या तो पैसे देने थे या लेने थे, तो उसने उस खाते के पैसे दिए या लिए, तो हमने कंसीडर करना है कि खर्चा नहीं था वो कोई, बट उस पर्सन से पैसे आ रहे हैं या उस पर्सन को पैसे दे रहे हो। अब ट्रांजैक्शन स्टडी करते हैं वन बाय वन। पेज नंबर 8.6 पे पहली ट्रांजैक्शन है। दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। ठीक है, जब भी पर्सन, मालिक बिजनेस का, बिजनेस में कुछ भी लेके आता है, इन्वेस्ट करता है, कुछ भी बिजनेस में लेके आएगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल आ रही है। चाहे वो कैश लेके आए, चाहे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, मतलब बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसे जमा करवाए, चाहे घर से व्हीकल लेके आए, बट ये ध्यान में रखना जो चीज़ आ रही है वो कंसिडर करनी है। कभी कभी आपको एंट्री दे देता है कि घर की कोई चीज़ बेच के इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो जब बेच दी तो पैसा ही लगाएगा ना बिजनेस में, तो आपने कंसिडर क्या करनी है, जो चीज़ बिजनेस में आई है उसे ही कंसिडर करना है। पैसा आ रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, एसेट आ रही है, कोई बिल्डिंग आ रही है, व्हीकल आ रहा है, वो सब देखना है आपने। ठीक है, तो हमेशा जर्नल एंट्री क्या होगी, जो चीज़ बिजनेस में लेके आएगा उस पर रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कोई ना कोई जायदाद या प्रॉपर्टी ही लेके आएगा, मतलब एसेट लेके आएगा। कैश लाया तो कैश डेबिट, व्हीकल लाया तो व्हीकल डेबिट, फर्नीचर लाया तो फर्नीचर डेबिट, और बैंक में पैसे डाले तो बैंक डेबिट। और हमेशा जब भी पैसे लगते हैं मालिक के बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ जाती है, मतलब उसकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। कैपिटल का मतलब बिजनेस में मालिक ने पैसे कितने लगा रखे हैं, ठीक है, या पैसे की वैल्यू में कितनी चीज़ लगा रखी है, मनी वैल्यू में। नेक्स्ट है आपका सेकंड एंट्री, देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राम राज फर्नीचर। ठीक है, अगर यहीं तक एंट्री होती, आगे की एंट्री ना दे रखी होती तो हमने इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना था, बट आगे लिखा हुआ है पेड बाय चेक और इन कैश, तो इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। एंट्री होगी फर्नीचर टू बैंक और कैश 10,000। फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पैसे दिए हैं तो टू बैंक और कैश अकाउंट। फर्नीचर डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एसेट है और एसेट बढ़ रही है, डेबिट होएगी। या फिर आप रूल लगा सकते हो ट्रेडिशनल डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा क्रेडिट इसलिए हुआ, दे रहे हैं, जा रहा है बिजनेस से बाहर। ठीक है, अगर चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो टू बैंक, और अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो टू कैश। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल लगा दो या तो एसेट पे, या फिर एसेट कम होने का रूल लगा दो कि एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। ये जो आपको आगे रीजंस समझा रखे हैं डेबिट क्रेडिट का, यही बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ यही डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज गुड्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स होते क्या हैं, जिस चीज़ की हमने, जिस चीज़ को खरीद के बेचना हो या खरीद के बना के बेचना हो, मतलब जो बिजनेस आप बेचने के लिए कर रहे हो जिस चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड एज गुड्स। सिर्फ उन्हें ही गुड्स कहते हैं और किसी चीज़ को गुड्स नहीं कहा जाता। ठीक है, फर्नीचर वाले के लिए लक्कड़ गुड्स है। ठीक है, फर्नीचर वाले के लिए सोफ़ा गुड्स है। ठीक है, बट फर्नीचर वाले के लिए किताबें ख़रीदना गुड्स नहीं है, उसके लिए वो एसेट है। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर वाले के लिए, ठीक है, बिल्डिंग ख़रीदना गुड्स नहीं है, एसेट है। उसी तरह स्टेशनरी वाले पर्सन के लिए जो स्टेशनरी का बिज़नेस कर रहा है, अगर वो स्टेशनरी ख़रीदता है, पेन पेंसिल ख़रीदता है तो गुड्स है, बट अगर वही पर्सन फर्नीचर ख़रीदता है तो एसेट है, तो एसेट है। ठीक है, एसेट का नेम फर्नीचर ही रहेगा और गुड्स का अलग से ही होता है कॉन्सेप्ट।
उसी तरह अगर कोई पर्सन बिल्डिंग्स खरीद के बेचता है तो उसके लिए बिल्डिंग गुड्स है, ठीक है, बिल्डिंग गुड्स है। तो गुड्स के लिए अकाउंट्स के नाम कौन कौन से यूज़ होते हैं? परचेजेज अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंस होता है हमारा, खर्चा होता है। उसके बाद सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू होता है हमारा, रेवेन्यू वाला रूल लगेगा। परचेजेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट होता है, परचेजेज अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, उल्टा हो जाता है ये। परचेजेज जब वापस करते हैं किसी की ख़रीदा हुआ सामान, और उधार पे जब ख़रीदा होगा तभी वापस होगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट, जब हमें कोई वापस करके जाता है, उधार पे हमने किसी को सामान बेचा और वो हमें वापस करके गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। बट ओपन सिर्फ गुड्स के लिए होता है, किसी और चीज़ के लिए नहीं होगा ओपन, ये सारे अकाउंट गुड्स के लिए खोले जाते हैं। देन एक होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, जो साल के एंड पे खोला जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ साल के एंड तक नहीं बिकी तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, बचा हुआ वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का माल पड़ा था, प्लस परचेजेज नेट, परचेजेज नेट का मतलब है ख़रीदा हुआ माइनस वापस किया हुआ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जितने पैसे, ठीक है, उसके सामान पे लगे हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ सामान। जो चीज़ें बेची हैं वो माइनस कर देते हैं तो हमारा बचा हुआ सामान आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है परचेज्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। सामान खरीदा, गुड्स खरीदी और चेक के अगेंस्ट खरीदी, मतलब चेक दिया उन्हें तो पैसे गए बैंक से, बैंक क्रेडिट, और ख़रीदा हुआ सामान के लिए परचेजेज वर्ड यूज़ होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। एसेट्स के लिए नहीं, सिर्फ गुड्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स, तो कैश बैंक में पैसे आ रहे हैं, चेक से पेमेंट आई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद सैलरी दी है दिसंबर 2019 की, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे? सैलरीज पे की है, सैलरीज खर्चा, आपका खर्चा डेबिट बढ़ रहा है और बैंक से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक क्रेडिट, टू बैंक क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, 8.9 पेज पे 10,000 रुपये अमित से आए हैं, वो हमारा डेटर था। डेटर का मतलब होता है किसी को उधार पे सामान या गुड्स बेची हो, जिसको उधार पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, उससे हमने पैसे लेने होते हैं। तो उस पर्सन से पैसे आ रहे हैं तो 10,000 रुपीज़ से कैश आया, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है? अमित से, तो टू अमित अकाउंट, तो टू अमित अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है पेड कैश टू सुजीत। सुजीत हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर वो होता है जिससे उधार पे गुड्स खरीदी होती है, तो उसको अगर आप कैश पे कर रहे हो तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसी के बेस पे अभी बनाया है, पी लो, मैंने तो पी लिया, पता नहीं मम्मा वगैरह को दे दो, खुद पी लो। उसके बाद गुड्स खरीदना, बिजनेस करना, इलस्ट्रेशन 1 8.10 पेज पे दे रखी है आपकी। ये जो हम पढ़ के आए हैं इसकी सारी एंट्रीज है, फिर बता रखा है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ध्यान से देखोगे उसको। अकाउंट्स का नेचर बता रखा है किस तरह का अकाउंट है, फिर रूल लगा रखा है कि कौन सा रूल लगाना है, उससे हमें पता लग जाएगा किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट। आपने ये इलस्ट्रेशंस को अच्छे से गो थ्रू करना है अगर आपको अकाउंट से समझना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, प्लीज़ ये रूल्स के अकॉर्डिंग करना जर्नल एंट्रीज़, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो।
अभी अगर क्रैमिंग करोगे तो आगे प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, तो डू इट बाय रूल्स, ठीक है। सेकंड इलस्ट्रेशन भी इसी तरह से दे रखी है। देन आपकी टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज आ जाती है सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंट्रीज एंड कंपाउंड, ठीक है। सिंपल एंट्री का मतलब होता है जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। कंपाउंड एंट्रीज का क्या मतलब है कि जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंट होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट वैल्यू डेबिट क्रेडिट की बराबर ही होनी चाहिए ऑलवेज। द वैल्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर इन एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैपिटल इंट्रोडक्शन के बारे में बता रखा है इन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री जर्नल एंट्रीज क्लैरिटी के लिए। उसके बाद फोर्थ एंट्री है कि बैंक में 10,000 रुपीज़ जमा करवाए। तो भाई बैंक में पैसे बढ़ गए, बट जो बिजनेस में जो कैश पड़ा था हैंड में, लाइक 2,000 के नोट्स पड़े थे, वो कैश कम हो गया बट बैंक में पैसे बढ़ गए हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश बिजनेस से चला गया और बैंक में जमा हो गया। फिर परचेजेस की आपको एंट्रीज दे रखी हैं, गो थ्रू करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। गुड्स वापस करने की एंट्री दे रखी है, किसी पर्सन को सामान वापस करते हो तो वो रिसीवर बन जाता है, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है। और जब सामान वापस करते हो तो टू परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब बाहर को रिटर्न करना सामान, बिजनेस से गुड्स का बाहर जाना। देन गुड्स सेल कर रखी हैं 88.14 पे फर्स्ट एंट्री कैश में, ठीक है। चेक में सेल्स की हैं, विक्रम को कैश में सेल्स की हैं। गो थ्रू करोगे तो समझ आ जाएगा इजीली कि कब पर्सन का नेम आएगा, कब कैश वर्ड आएगा और कब डेटर या क्रेडिटर वर्ड आएगा, ठीक है। अगर किसी पर्सन का नाम ना दिया हो तो हम डेटर या क्रेडिटर कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद जब सेल्स रिटर्न करते हैं, गुड्स कोई हमें वापस करके जाता है, तो जो पर्सन हमें वापस करके गया वो गिवर है, उसका अकाउंट क्रेडिट, और जो वापस करके गया उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, ये रिटर्न्स इनवर्ड जो गुड्स बिजनेस में आ रही है, ठीक है। बाकी का कल करेंगे।